राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है घमंड। रीमा की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। संयुक्त परिवार होने की वजह से घर में किसी ने भी उस पर काम का बोझ नहीं डाला था। रीमा की जेठानी सीमा घर की सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाती थी। घर में सास और ननंद भी थे, मगर सीमा की वजह से सास और ननंद पर भी काम का ज़्यादा बोझ नहीं था। रीमा जब भी रसोई में आती तो देखती सीमा भाभी ने ज़्यादातर काम कर लिया होता था। इसी वजह से सास दीप्ति जी और ननंद राखी सीमा भाभी की बहुत तारीफ किया करते थे, मगर रीमा को कभी उसकी जेठानी तारीफ काबिल नहीं लगी। रीमा एक अमीर घराने की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने साथ काफ़ी सामान लेकर आई थी, इसीलिए उसे सीमा भाभी कतई पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती और गरीब मायके से आती है, उनका जीवन ससुराल वालों की सेवा करने में ही निकल जाता है। रीमा की सीमा के बारे में यही राय थी कि ये अनपढ़ गंवार गरीब घर की लड़कियां सिर्फ घर में चूल्हा चौके के लिए ही बनी हैं। रीमा का पति मोहन एक बड़ा ऑफिसर था और सीमा का पति आलोक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। आलोक, सोहम और मोहन कुल मिलाकर 3 भाई थे, जिसमें बीच का भाई सोहम और उसकी पत्नी नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते थे। रीमा के पति मोहन ने घर में सबको पहले ही खबर कर दी थी कि वह और रीमा सिर्फ 3 महीनों के लिए ही यहाँ है। उसके बाद मोहन का भी ट्रांसफर दूसरे शहर होने वाला था, इसीलिए उनका यहाँ आना सिर्फ साल भर में एक बार भी हो पाएगा। एक यही वजह थी कि ससुराल में कोई भी रीमा से घर के कामों की या ससुराल में सबकी सेवा की उम्मीद नहीं लगा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि रीमा यहाँ उन सब के साथ सिर्फ 3 महीनों के लिए है। सीमा भाभी घर में जो भी कहती सभी उनका आदेश तुरंत मान लेते। अपने ससुराल में रीमा को अब अपनी ही जेठानी से जलन होने लगी थी। उसे लगने लगा मानो उसकी जेठानी घर में अकेले सर्वस्व जमा कर बैठी है, जबकि इसमें ऐसा क्या है कि सब इसकी बात माने। बस वह अब हर पल अपनी जेठानी सीमा को नीचा दिखाने लगी। आज रसोई में रीमा ने एक सब्जी बनाई और बोली, भाभी दूसरी सब्जी आप बना देना, और झट से रसोई से बाहर निकल गई। सीमा रसोई के दूसरे काम निपटा रही थी। उसकी सास और ननंद भी वहीं खड़े थे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। सीमा ने उस दिन दूसरी सब्जी बना दी, मगर फिर दूसरे दिन रीमा ने एक सब्जी बना दी और दूसरी सब्जी सीमा को बनाने कह दी। सीमा तपाक से बोली, देवरानी जी, मैं भी घर के दूसरे काम निपटा ही रही हूँ, मैं कोई फ्री नहीं बैठी जो तुम मुझे रोज इस तरह ऑर्डर दे रही हो। रीमा बोली, भाभी तो क्या हुआ, ये आपका काम है, मैं तो अभी बस 1 महीने से ही इस घर में आई हूँ, आप तो 5 साल से इस घर में यही कर रही हो, तो अब भी कर दीजिए। सीमा बोली, मेरी शादी के 5 या 6 दिन बाद ही मैंने घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी तरह महीने भर का इंतजार नहीं किया था, और अब जब मैं तुमसे घर के इतने काम भी नहीं करवा रही, फिर भी मुझसे छोटी होते हुए तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। रीमा तपाक से बोली, इसमें ऑर्डर कैसा भाभी, मुझे लगता है आपको मेरे इस घर में आने से तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहले जो काम आप हंसते खेलते कर देती थी, वही काम अब आपको भारी पड़ रहे हैं। पहले तो दोनों सब्जियां आप ही बनाती थी, अब एक बनाने में भी दिक्कत हो रही है आपको। सास और ननंद भी सारा तमाशा देख रही थी, मगर दोनों चुप थी। सीमा को सास ननंद का यूं चुप रहना बहुत बुरा लगा और वह बोली, छोटी, अगर तुम ये सब करके मुझे झुकाना या दबाना चाहती हो तो कान खोलकर सुन लो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इस घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हूँ। मैं तुमसे दबकर नहीं रहने वाली, समझी? और आज दूसरी सब्जी तुम ही बनाओगी।
2 सब्जियां बना दोगी तो घस नहीं जाओगी, बोलकर सीमा गुस्से में अपने कमरे में आ गई और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सीमा अतीत के उन गलियारों में खो गई जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सास और ननद ने कोई खामी नहीं छोड़ी थी सीमा को परेशान करने में। शादी होते ही सीमा पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी। सीमा को हर काम के लिए ताने उल्हाने दिए जाते, फिर भी सीमा किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी। सीमा के मंझले देवर सोहम की शादी सुरेखा से हुई थी। सुरेखा खुद नौकरी करने वाली लड़की थी जो महीने के 50,000 अपनी नौकरी से कमाती थी। घर में वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलना होता था और वह रात के 8 बजे तक घर वापस आती थी। सास और ननद सुरेखा भाभी के आगे पीछे घूमते थे और सभी रिश्तेदारों में कहते फिरते कि हमारी मंझली बहू महीना 50,000 कमाती है और बड़ी बहू सीमा जो कि दिन भर सबकी सेवा करती, उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। वह बस कुल्लू के बेल की तरह पूरे दिन भर काम करती रहती। आज काम करने के दौरान सीमा की कांच की चूड़ियां टूट गई थी, इसीलिए बाहर जैसे ही चूड़ी वाले ने आवाज़ दी, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। सीमा भागकर बाहर चूड़ी खरीदने आई तो देखा कि उसकी सास और ननद पहले से ही वहां खड़े थे और सुरेखा के लिए चूड़ियां पसंद कर रहे थे, जबकि सुरेखा कहे जा रही थी, मम्मी जी मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं वैसे भी चूड़ियां नहीं पहन पाऊंगी। मगर सुदीप्ता जी ने जबरदस्ती सुरेखा को नई चूड़ियां दिलवाई, जिसे लेकर सुरेखा अपने कमरे में चली गई। सुदीप्ता जी ने जब देखा कि सीमा भी बाहर चूड़ियां लेने आई है तो वह गुस्से से बोली, तुम्हें क्या जरूरत है चूड़ियां खरीदने की? कमाती तो 1 रुपया नहीं और खर्चा करना जरूरी है। महारानी को उसके हाथ में टूटी हुई चूड़ियां देखकर भी सुदीप्ता जी ने उसे नई चूड़ियां नहीं खरीदने दी। सुदीप्ता जी का ये भेदभाव सीमा को अंदर तक कचोटने लगा और उस रात को अपने पति आलोक से सारी बात कही। आलोक भी अपनी माँ और बहन के कारनामों से अनजान नहीं था, इसीलिए उसने हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाने का फैसला किया। सुदीप्ता जी को बेटे बहू के जाने का कुछ भी अफसोस न था। उन्होंने आलोक और सीमा को रोकने तक की कोशिश नहीं की, बल्कि सुदीप्ता जी सीमा से बोली, मेरे पास एक कमाने वाली बहू है, अब भी तुझे क्या लगता है तू चली जाएगी तो इस घर के सारे काम रुक जाएंगे? किसी के चले जाने के बाद भी कोई काम रुकता नहीं है, समझी? जैसे ही ये बात सोहम और सुरेखा को पता चली, उन लोगों ने तुरंत भाई भाभी को रोका और सुरेखा बोली, भाभी आप इस घर की बड़ी बहू हो, आप इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं नहीं जानती थी कि मम्मी जी मुझे मेरी नौकरी की वजह से इतनी इज्जत देती है। और मम्मी जी आप मेरी जिस नौकरी पर इतरा रही हो, अगर भाभी ने घर छोड़ा तो मैं वह नौकरी भी छोड़ दूंगी, क्योंकि भाभी ही वह शख्स है जिन्होंने अब तक हमें सभी को दिल के मजबूत रिश्तों से बांध रखा है। अगर आप मेरी नौकरी की वजह से भाभी को इतना सुनाती हो तो ऐसी 100 नौकरियां भाभी पर कुर्बान। सोहम भी अपने भाई के लिए बोला, भैया आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ ने इस भाभी को अब तक बहुत प्रताड़ित किया है, जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। हम चारों ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। छोटे भाई और उसकी पत्नी का अपने बड़े भाई भाभी के लिए ये प्यार और सम्मान देकर सुदीप्ता जी को भी बड़े बेटे और बहू के सामने झुकना पड़ा। उन चारों ने मिलकर आज एकता का परिचय दिया था। आखिर भाई भाई का तो खून का रिश्ता होता है, पर देवरानी जेठानी में भी दिल का रिश्ता होता है। ये बात आज दोनों जेठानी देवरानी ने साबित कर दी थी। उस दिन से घर में सीमा भाभी के लिए सास और ननद में भी प्यार और सम्मान बढ़ गया था और अब घर में सभी सीमा का कहना मानते थे। सीमा पहले से ही समझदार और होशियार थी, मगर उसकी कदर घर वालों को बाद में समझ आ गई थी।
उसके थोड़े ही महीनों बाद सोहम और सुरेखा की नौकरी की वजह से दूसरे शहर में तबादला हो गया था और वह लोग वहां रहने चले गए थे। और थोड़े ही महीनों बाद छोटे भाई मोहन की शादी रीमा से हो गई थी। रीमा का यूं हर पल सीमा को नीचा दिखाने की कोशिश करना सीमा को बहुत चुभने लगा था। वैसे ही सीमा भाभी बहुत परेशानियों से पहले ही गुजर चुकी थी और काफी समय तक उनमें सब में जूझती रही थी। जहां एक देवरानी ने सीमा भाभी की कदर पहचान कर घर वालों को उनकी अहमियत बतलाई थी, वहीं दूसरी देवरानी आकर फिर से सीमा को नीचा दिखाना चाहती थी। सीमा ने अपने ससुराल से हमेशा दिल से रिश्ता निभाया था, तभी तो सभी का वह इतना ध्यान रखती थी, मगर उसके इस त्याग और समर्पण को आज की लड़कियां गंवार और कम पढ़ी लिखी समझकर उसका अपमान करना चाहती थी। खैर, सीमा को दुख तो इस बात का था कि घर में सभी जानते हैं कि मैंने इस घर के लिए कितने त्याग और समर्पण किए हैं, फिर भी कोई रीमा को कुछ कह नहीं रहा। 5 सालों की शादी के बाद अब सीमा भी चुप रहने वाली नहीं थी। ये उसके आत्मसम्मान का सवाल था। आलोक ने आवाज लगाई तो सीमा की तंद्रा टूटी। आलोक ऑफिस से आ चुका था। सीमा आलोक को खाना देने बाहर आई तो देखा कि उसके कहने के बावजूद भी रीमा ने अपनी ही मनमानी की थी। उसकी सास सुदीप्ता जी दूसरी सब्जी बना रही थी। सीमा बोली, मम्मी जी, मेरी शादी के बाद तो तुरंत आपने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी, फिर रीमा से आप क्यों कुछ नहीं कहती? वह तो एक की 2 सब्जी तक नहीं बनाना चाहती, जबकि वह भी नौकरी नहीं करती, मेरी तरह घर में ही रहती है। सुदीप्ता जी बोली, जाने दे बेटा, वह कुछ ही महीनों में यहाँ से चली जाएगी, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दे। सीमा बोली, मम्मी जी, रीमा हर पल मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही है और आप कह रही हैं जैसा चल रहा है चलने दे। मम्मी जी, अब अगर एक बार और उसने अगर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। थोड़ी देर बाद घर में सभी लोग साथ में रात का खाना खा रहे थे। तब रीमा अचार खाते हुए बोली, मम्मी जी, ये अचार तो जरूर सीमा भाभी ने ही बनाया होगा, क्योंकि मैंने देखा है जो औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती वे ही इतना स्वादिष्ट अचार बना सकती है। सीमा ये सुनते ही तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी सारी डिग्रियां लाकर रीमा के सामने रख दी। सीमा बोली, रीमा, मैंने पीएचडी कर रखी है, ये देखो। रीमा ने जब सारी डिग्रियां देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सीमा ने तो रीमा से भी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी थी। और तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब मायके से आई हूँ? तो तुमको बता दूं कि मेरे पापा ज्वेलर्स के व्यापारी हैं, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और तुम्हारे पति अफसर है। मगर क्या तुम जानती हो, मेरे पति की तनख्वाह तुम्हारे पति से ज़्यादा है। रीमा को ये सब सुनकर झटके पर झटका लग रहा था, क्योंकि वह इन सब बातों में से कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ, मैंने कभी शादी के बाद ना अपने मायके के पैसों का रूप दिखाया और ना अपनी पढ़ाई का रूप दिखाया। अपने आप को ससुराल, पति और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, जिन्हें तुम आजकल की लड़कियां गंवार समझती हो। शायद तुम नहीं जानती कि मेरे जैसी बहुत सी लड़कियों ने अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया होता है। रीमा उस समय तो चुप हो गई, मगर दूसरे दिन से फिर वह अपना घमंड दिखाने लगी। रीमा उस दिन रसोई में सबसे बोली, मुझे इस घर में बराबरी का हक चाहिए। सीमा भाभी की इस घर में ज़रूरत से ज़्यादा ही चलती है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीमा ने अब फैसला ले लिया था। वह बोली, मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि इस घर का बंटवारा कर लिया जाए। रीमा को हमारे घर का एक फ्लोर दे दिया जाए, ताकि वह वहाँ खुशी खुशी रहे, और जब भी यहाँ रहने आए उसकी रसोई अलग बनाए, ताकि उसे भी समझ आए कि पका पकाया खाना कितना आसानी से मिल जाता है, मगर खाना बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुदीप्ता जी बोली, छोड़ो सीमा, अब
वह तो छोटी है, कुछ भी बोलती है, मगर तुम तो घर की बड़ी बहू हो और समझदार भी हो। ऐसा कुछ भी बंटवारा नहीं होगा इस घर में। मम्मी जी, सारी समझदारी का ठेका सिर्फ मैंने लेकर नहीं रखा। ये मत भूलिए कि आप लोगों को तो यहाँ मेरे पास ही रहना है। मैं ये तो चली जाएगी दूसरे शहर। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी बीच बीच में वहाँ जाकर रहना। बराबर का हक चाहिए तो जिम्मेदारी भी बराबरी की निभानी पड़ेगी, सीमा बोली। उतने में रीमा के पति ने उसे साइड में ले जाकर समझाया, भाभी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा रीमा, मगर तुमने उनसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। यदि तुम्हारा फ्लोर यहाँ अलग हो गया तो जब भी हम यहाँ अपने घर आएंगे तुम्हें पहले पूरी सफाई करनी पड़ेगी, घर को साफ करना पड़ेगा और फिर अलग से खाना भी बनाना पड़ेगा। मम्मी पापा भी वहाँ रहने आएंगे और तुम्हें उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, जो कि तुम्हारे बस की नहीं है। अब भी देर नहीं हुई है, भाभी से माफ़ी मांग लो। भाभी दिल की बहुत अच्छी है, वह तुम्हें माफ़ भी कर देगी। रीमा भी समझ चुकी थी कि उसने अपनी भाभी से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। रीमा ने सीमा भाभी से माफ़ी मांगी और सीमा ने उसे माफ़ भी कर दिया। सीमा बोली, रीमा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने ही वे वजह मुझे अपना दुश्मन बना लिया। मैं अब तक सास और ननंद से दबती आई थी, फिर मंजली बहू ने आकर मेरा खोया आत्मसम्मान मुझे वापस लौटाया और अब मैं अपनी छोटी देवरानी से दब कर रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। रीमा बोली, भाभी, वैसे भी अंत में जीत आपकी ही होती, क्योंकि आपने हर रिश्ते को दिल से निभाया है और मैंने बस मतलब से। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है भाभी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।